नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज का टॉपिक है लिफ्टिंग एक्टिविटी। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि लिफ्टिंग के दौरान क्या क्या खतरे होते हैं और उनको कैसे कम किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिफ्टिंग के दौरान क्या क्या खतरे होते हैं और फिर उनको रोकने के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले आता है क्रेन का फेल हो जाना। फिर आता है फेलियर ऑफ लोड इटसेल्फ, यानी जो बाहर उठा रहे हैं उसका फेल हो जाना। अगर हवा में झूलता हुआ बाहर है तो वो आसपास जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाहर उठाते समय जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं उनका फेल हो जाना। क्रेन के आसपास अगर सॉइल लूज है तो क्रेन फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, जो हम लिफ्टिंग के दौरान कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे डी साइकिल है, बेल्ट सीलिंग है, वायर रोप है, अगर वो डिफेक्टिव है तब भी लोड फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, तब लिफ्टिंग कर रहे हैं तब वो बहुत बड़ा खतरा है। क्रेन के पास अगर ओवरहेड बिजली की तारें हैं तो उसमें करंट लगने का खतरा है और सबसे बड़ा हज़ार्ड है। अब देखते हैं कि खतरों को कम कैसे किया जाता है। सबसे पहले लिफ्टिंग का हमको परमिट लेना चाहिए, यानी सबसे पहले परमिट टू वर्क हमको लेना है। फिर लिफ्टिंग प्लान हमको बनाना है कि जो भार हम उठा रहे हैं और जो क्रेन की क्षमता है भार उठाने की, तो वो लिफ्टिंग प्लान के अंतर्गत सेफ है या अनसेफ है। फिर आता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, यानी जितने भी बेल्ट सीलिंग है, वायर रोप है, डी साइकिल है, मशीन है या क्रेन है, उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जितने भी बैंक्समैन है, रिगिंग है या ऑपरेटर हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। कभी भी झूलते हुए भार के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है तो आपको एरिया को बैरिकेड करना चाहिए और डेंजर का साइन लगा के रखना चाहिए। कोई भी डिफेक्टिव मटेरियल आपको यूज़ नहीं करने हैं। भार उठते ही या उठने से पहले आपको टैग लाइन यानी गाइडिंग रोप उसके साथ लगा के रखनी है। कभी भी क्रेन को ओवरलोड नहीं करना है। तो इन तरीकों से हम एक सेफ लोड एक्टिविटी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रॉपर पीपीज रिगर की और सिग्नल मैन की क्या क्या होती है। सबसे पहले दोनों ही व्यक्तियों को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। रिगर को और सिग्नल मैन को ग्लव्स पहन के रखने चाहिए। सेफ्टी शूज़ दोनों के लिए कंपलसरी होने चाहिए। रिफ्लेक्टिंग जैकेट दोनों को पहन के रखनी चाहिए और उनका आइडेंटिफिकेशन टैग होना चाहिए। तो ये पीपीज रिगर को और सिग्नल मैन को पहन के रखनी चाहिए। आइए अब देखते हैं रिगर मैन की क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले रिगर को उसका एंगल चेक करना होता है। दूसरा, उसको यह चेक करना होता है कि लोड अच्छी तरह से सिक्योर हो चुका है या नहीं हुआ। उसके बाद रिगर को हुक, सीलिंग और डी साइकिल की कंडीशन चेक करनी होती है कि वो अच्छी तरह से वेल मेंटेन है और अच्छी कंडीशन में है। और यह जांच करनी होती है कि जो लोड उठा रहे हैं वो अच्छी तरह से स्टेबल है और बैलेंस हो गया है। फिर रिगरमैन को यह जांच करनी होती है कि जो लिफ्टिंग कर रहे हैं उसमें कोई लूज मटेरियल तो नहीं है। रिगरमैन को कोई डिफेक्टिव डी साइकिल या हुक दिखता है तो उसकी जानकारी तुरंत लिफ्टिंग सुपरवाइजर को देनी होती है। उसके बाद अगर अनसिक्योर एज भार में है तो उसमें एक्स्ट्रा कुशिंग उसको लगा के रखना है और प्रॉपर टाइटनिंग भार के साथ होनी चाहिए, यानी उसका जो हुक के साथ अच्छी तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यह सारी जिम्मेदारी रिगरमैन की होती है।
आइए अब देखते हैं गुड एंड बैड प्रैक्टिस रिगिंग के दौरान क्या क्या होती है। सबसे पहले डी साइकिल की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से भार को उठा ले। ये जो आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं यह पोजीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बेल्ट और जो वायर रोप हम यूज़ करते हैं वो एक तरफ जा सकती है और एंगल चेंज हो जाएगा और जो भार हम उठा रहे हैं वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर सकता है। और यह इंश्योर करना चाहिए कि जो लैच हम यूज़ कर रहे हैं वो गुड कंडीशन में होना चाहिए और जो हुक है वो अच्छी तरह से लॉक होना चाहिए। उसके बाद यह आपको जांच करनी चाहिए कि जो बेल्ट सीलिंग है वो अच्छी तरह से उसके अंदर फिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट आता है कि जो हुक है वो अच्छी तरह से भार के साथ फिक्स हो जाना चाहिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एंगल अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है और बैलेंस है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि हुक की कंडीशन गलत है। तो जो दोनों जो हुक है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए ताकि इसमें भार अच्छी तरह से स्टेबल हो सके। कभी भी रोप को ओवरलैप करके नहीं रखना है। नेक्स्ट, अगर हम 4 सीलिंग यूज कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से एंगल होनी चाहिए और अच्छी तरह से बैलेंस होनी चाहिए। कभी भी चारों सीलिंग को एक साथ हुक में बैलेंस करके नहीं रखना। उसके लिए अपने को लिंक्स लगा के रखनी चाहिए ताकि 2 लिंक्स एक में और 2 लिंक्स एक में रखनी चाहिए। लिंक होता है कि 2 वायर रोप को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद ही आपको उसको हुक में लगा के रखना चाहिए। भार उठाते समय आपको ये जांच करनी चाहिए कि जो उसके साथ हम लिफ्टिंग नट यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरह से गुड कंडीशन में है, कोई डिफेक्टिव तो नहीं है। कभी भी आपको यह यूज नहीं करना चाहिए कि एक तरफ हुक लगा के रखें और एक तरफ एंगल एक तरफ हुक लगा के रखें। आपको दोनों तरफ ही हुक लगा के रखने हैं। कभी भी आपको डी साइकिल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोड फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमेशा लोड उठाते समय टैग लाइन का यूज करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि वायर रोप में क्या क्या वियर एंड टियर होते हैं। तो ये वायर रोप के डिफेक्ट हैं जिसमें बर्ड केज, डॉग लिंक, ओपन लिंक एंड क्लोज लिंक होते हैं। और इस तरह के डिफेक्ट वायर रोप में अक्सर मिल जाते हैं, तो इस तरह की वायर रोप आपको यूज नहीं करनी। आइए अब देखते हैं कि सिग्नल मैन की क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिग्नल मैन द्वारा सबसे पहले सारे इक्विपमेंट चेक करने चाहिए और उसने जो एंगल बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है उसकी जांच करनी चाहिए। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर को हैंड के द्वारा क्लियरेंस देनी चाहिए और लिफ्टिंग के लिए परमिशन देनी चाहिए। ये कुछ सिग्नल मैन द्वारा दिए गए हाथों के सिग्नल हैं जिससे हम लिफ्टिंग करते हैं, जैसे स्लो अप, स्लो राइट, लेफ्ट एंड राइट, ये सिग्नल होते हैं। फिर आता है प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए लिफ्टिंग ऑपरेटर और रिगर मैन के बीच में और सिग्नल मैन के बीच में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।